अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक हमने लर्निंग का जो एक शेड्यूल स्टार्ट किया था, उसमें हम छोटी छोटी बातें जो है वो हर सेशन में डिस्कस करते हैं ताकि जो है वो लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो सके। ठीक है, स्टार्टिंग हमने की थी चेस्ट पेन से, ACS डिस्कस किया, थोड़ा सा हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया डिस्कस किया, प्रिवेंशन भी डिस्कस किया, रिकमेंडेशंस और क्या आपको प्रिवेंशन की ज़रूरत होती है। पोस्ट डिस्चार्ज के बाद रिहेबिलिटेशन फेज हमने डिस्कस किया। तो हम छोटी छोटी डिस्कस करते रहते हैं। हम ये जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उनका फ़ायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ें डिस्कस? इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो क्लिनिकल स्किल्स है ना, जो क्लिनिकल स्किल्स है, देखो लैब देख के तो हर कोई बता देता है अच्छा यार लैब में तुम्हारी शुगर बढ़ी हुई है, तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत है ना, वो तो स्टाफ ही काफ़ी है। अब आपके जो क्लिनिकल स्किल्स होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी क्या डायग्नोस। एक पेशेंट आया, आपने उसके A से लेकर Z तक सारे टेस्ट करा दिए, कुछ ना कुछ निकल आएगा और उसके फिर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दी, वो ठीक भी हो जाएगा। तो आपके स्किल्स तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। आपके स्किल्स क्या है कि आप पर्टिकुलर उसको देखें कि हाँ मेरी डायग्नोसिस ये है और इसकी डायग्नोसिस के मुताबिक मैं इसका ये टेस्ट कराऊंगा और उसकी फिर परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है। मेरे पास जो OPD पेशेंट आते हैं वो आती रिपोर्ट, डॉक्टर साहब ये मेरी रिपोर्ट है, ये देखें ये खराब है। आप बताएं आपको क्या तकलीफ है। देखो रिपोर्टों में किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो कहता है जी सर में दर्द है। जरूरी नहीं है कि सर में दर्द कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा हो। आप उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक भी कर दोगे, उसका सर का दर्द वहीं का वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका सर का दर्द क्यों हो रहा था? क्योंकि उसकी नजर कमजोर है। चेक तो करो कि सर का दर्द कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहा है, नजर कमजोर की वजह से हो रहा है। तो पहले जब भी पेशेंट आया तो मैं जो अपनी प्रैक्टिस में करता हूँ तो उसके सिम्टम असेस करता हूँ कि हाँ ये आया क्यों है, उसका प्रॉब्लम क्या है, देन हम उसकी लैब की तरफ जाते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक हम हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया पे बात करें तो पहले ही बात की है। मुझे कोई बताएगा कि पिछले 1 महीने में कितने पेशेंट्स को आपने एग्जामिनेशन करते हुए साइंस ऑफ हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया देखे थे? देखे थे नहीं देखे थे? किसी कोई मुझे बता दे। साइंस क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। किसी ने प्रैक्टिस में देखे? नहीं देखते ना। कितनी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, अभी हमने एक पेशेंट देख रहा था, हमने उसकी क्लबिंग देखी ER के अंदर, हम क्लबिंग देख कर आए मैं और सर। छोटी चीज है, ER के पेशेंट में क्लबिंग कौन देखता हूँ, देखते चलो भाई अभी हमने क्लबिंग पकड़ी। छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो आपने देखनी होती है। हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया में कि आपने एग्जामिनेशन करते हुए जस्ट 30 सेकंड आपने दे दिया, आप सारे साइन देख सकते हैं। क्या क्या साइन होते हैं मैंने छोटी तस्वीरें डाली है। कान के ऊपर यहाँ पे एकदम कट आता है, इसे कहते हैं फ्रैंक साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कई पेशेंट्स जिनका फ्रैंक साइन पॉजिटिव देखा, उनको एक्यूट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया के साइन है, जिसे कहते हैं फ्रैंक साइन। 1 मिनट लगेगा। वैसे एक दफा हम ऊपर ICU में खड़े थे, हमारे को टीचिंग ड्रग स्टाफ था, उसके भी पॉजिटिव था। मैं कहा तो अपना चेक करा, उससे पता नहीं कराया नहीं कराया। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप आई में देखेंगे तो इस तरह व्हाइट रंग का रिंग आंख के किनारे आपको नजर आएगा। ये दिख रहा है व्हाइट रंग का रिंग नजर आ रहा है। 1 सेकंड लगता है एग्जामिनेशन में कि आप उसको देखें कि हमें क्या चीज नजर आ रही है। आंखों के गिर्द आपने काफी पेशेंट के देखे होंगे कि यहाँ पे उनके पीलाहट इस तरह की ज़ेंथेलिसिया कहते हैं, या आप उनकी कोनिया देखेंगी या घुट्टों के पास देखें तो इस तरह ज़ेंथोमास बने हुए नजर आएंगे। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हमने इनिशियल जरूर देखनी चाहिए हर पेशेंट में। देखो वो पेशेंट किस तकलीफ से आया, लेकिन आपने जस्ट उसको 10 सेकंड लिए, 20 सेकंड लिया और उसकी आपने पूरा सर से पैर तक एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। 10 चीजें उसकी आप कर सकते हैं। अच्छा, उससे इंप्रेशन क्या पड़ता है? आपने कहा भाई आपके ये हो रहा है ना, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब टेस्ट कराता है, डॉक्टर साहब क्या आपका यार जबरदस्त, आपने देख के बताया कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। वो आपसे इंप्रेस भी होता है, फिर आपका ट्रीटमेंट करते हैं, खुश भी होता है, तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी मिल रही होती है। तो छोटी छोटी। अच्छा, इसके अलावा बहुत से आपको सिम्टम्स भी बताएगा। वो क्या बताएगा? डॉक्टर साहब जब मैं चल रहा होता हूँ ना, पैरों पे एक चावट होती है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के उसको सिम्टम्स आ रहे होते हैं। डॉक्टर साहब जब चल रहा होता हूँ ना, पैरों में चावट लगती है और जब रुक जाता हूँ तो ठीक हो जाता है, इसे कहते हैं क्लॉडिकेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत चलने में सांस फूलता है। ये पर्टिकुलर साइन सिम्टम नहीं होते, लेकिन एक फीचर्स तो आ रहे होते हैं। चेस्ट पेन हो रहा है, ऑन एक्सर्शन पेन हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो कुछ बाइक, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फटीग है, येलो नोड्यूल्स आ रहे हैं, पुअर एपेटाइट है, स्वॉलन फीट है, नोजिया, नमनेस, विजन प्रॉब्लम, हेडेक। दीज आर नॉट स्पेसिफिक, लेकिन इसके फीचर्स होते हैं। जो स्पेसिफिक साइंस होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अब जो मुझे यहाँ प्रैक्टिस जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जो मुझे थोड़ा सा इरिटेट भी कर देता है, वो क्या इरिटेट करती है चीज? ये क्या है ECG में? कौन बताएगा? व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस ECG? कोई बताएगा? तूबा को पता चल गया, तूबा बता देगी। तूबा काफी इंटेलिजेंट है तूबा? अच्छा, क्या है? हाँ,
फील वेव है, अच्छा मदिया को भी आता है, मदिया बोलनी नहीं, मदिया को आता है भाई। दिस इज नॉर्मल साइनस टेकिकार्डिया। प्लीज इस चीज को आप समझ लें कि दिस इज नॉर्मल साइनस टेकिकार्डिया। व्हाट डज इट मीन कि सिर्फ दिल की धड़कन तेज हुई भी है, ठीक है। मेरे पास ICU से जो कॉल आएगी, सर वो पेशेंट है उसका 130 का हार्ट रेट चल रहा है। अच्छा मैंने ECG, हाँ ECG करा दी। मैंने कहा अच्छा ECG भी क्या है, देखा तो साइनस चाहिए, सर वो धड़कन कंट्रोल करनी है। एक पेशेंट जो कि चेस्ट इन्फेक्शन के साथ है, सेप्सिस में है, स्ट्रेस में, उसकी धड़कन तेज होगी, ये नॉर्मल चीज है। मुझे फोर्स किया जाएगा फोन करके, सर नहीं धड़कन के लिए क्या करना है बताएं, नहीं सर धड़कन के लिए क्या करना है। अबे भाई साइनस टेकिकार्डिया इसी तरीके से है कि फर्स्ट को मेरा यहाँ झगड़ा हो जाता है, सैफ मुझे यहाँ से पकड़ के घसीटता हुआ कहीं दूर ले जाता है, वो मुझे वो भगा रहा है, उसी से निकाल रहा है, उस कंडीशन से निकाल रहा है। जब साइनस टेकिकार्डिया होता है तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी को ज्यादा पहुंचती है, ब्लड फ्लो तेज होता है ताकि उस जगह को रिकवर कर सके। कभी भी लंग में इन्फेक्शन होगा, आपको आप टेकिकार्डिक होंगे, बॉडी में सेप्सिस कंडीशन आप टेकिकार्डिक, तो हमें टेकिकार्डिया ट्रीट नहीं करना, साइनस टेकिकार्डिया ट्रीट नहीं करना अनलेस ये कोई इसमें बहुत ज्यादा कुछ सिम्टम्स आ रहे हो, आपको कोई ग्रॉसी फीचर नजर नहीं आ रहा। एक बंदा बाहर लड़का रहेगा उसको साइनस टेकिकार्डिया होगा, इन्फेक्शन साइनस टेकिकार्डिया। तो साइनस टेकिकार्डिया के लिए आप ये समझ लें कि अब हम ट्रीट साइनस टेकिकार्डिया को नहीं करेंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, उससे पेशेंट का फायदा ज्यादा उल्टा नुकसान हो जाएगा। फिर वो कहेंगे सर आइवोटैप दे दूं, सर आइवोटैप दे दें, बीटा ब्लॉकर नहीं दूं, आइवोटैप देके क्या करना है भाई, उसका फायदा क्या होगा पेशेंट को, देयर इज नो बेनिफिट। तो प्लीज इसको समझ लें कि पेशेंट को साइनस टेकिकार्डिया है तो क्या वो कोई फैक्टर की वजह से है तो उसको ट्रीट नहीं करना है प्लीज, ठीक है। ये टॉपिक से हट के बात थी लेकिन ये डिस्कस करना बहुत जरूरी थी, तो इसके लिए मल्टीपल टाइम्स कॉल आ रही है, ठीक है। अब आ जाओ हम आगे चलते हैं। जिस तरह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और ये कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन बढ़ती जा रही है ओवरऑल ग्लोबली, आपको पता है 18 मिलियन पीपल्स अफेक्टेड थे 2019 तक, फिर 2000 का जो 22 का डाटा है उसमें 20 मिलियन लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, और अब जो लेटेस्ट डाटा आया उसमें है कि 2030 तक 2.4 मिलियन लोग अफेक्टेड हो जाएंगे और 2040 तक 3 मिलियन लोग अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो डाटा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये जो कोलेस्ट्रॉल का डाटा यहाँ दिखाया है 27.39%, क्या ये करेक्ट है, बताएं क्या ये करेक्ट डाटा है? ये फेक डाटा है मेरे हिसाब से, दिस कंप्लीटली फेक डाटा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम जितने डाटा कलेक्ट करते हैं, हम हॉस्पिटल में कलेक्ट करते हैं, अपने लोगों में कलेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ का एक मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो स्लम एरिया में रह रहे हैं। वो लोग हैं जो कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते, वो तो कहते हैं हमने हकीम से इलाज कराना है या किसी बाबा से कोई दम दुरुद कराना है, वो तो आपके पास नहीं आते, आपके पास तो उनका डाटा ही नहीं है। ये 27 की जो फिगर आपकी डिरेंज कोलेस्ट्रॉल की आ रही है 50 प्लस होगी हमारे पॉपुलेशन में। उसका रीजन क्या है? हर साल हम वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम सिर्फ आइसबर्ग की टिप देख रहे हैं कि हाँ भाई ये डिजीज, ऐसा नहीं है। हकीकत में डिजीज का रेशियो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गया है। आप यकीन करें, मेरे पास कितने पेशेंट कैजुअली अपने टेस्ट कराते हैं, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव से हमें तो पता ही नहीं। कितने लोग यहाँ पे घूम रहे हैं जो हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव है, ये कोलेस्ट्रॉल का डिरेंज उनको पता ही नहीं है क्योंकि डाटा ही नहीं आ रहा हमारे पास, सही है। तो उसके लिए हमने करना क्या है? हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से लोग हैं हमारे जो कि हाई रिस्क में आ रहे हैं। ये आपने देखना है कि सबसे पहले कौन सी पॉपुलेशन है जो कि हाई रिस्क की कैटेगरी में आ रही है, जिनके अंदर सबसे ज्यादा वो लोग हैं जिनका टोटल कोलेस्ट्रॉल 310 से ज्यादा है, LDL 190 से ज्यादा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर 180 ज्यादा है। दीज आर द पेशेंट विच इज हाई रिस्क। ये तो बिल्कुल बूम, ठीक है, हाई रिस्क। ऐसे पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, उससे पेशेंट को कभी भी स्ट्रोक हो सकता है, उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ये सारे लोग जो होते हैं वो हाई रिस्क में आते हैं। डायबिटीज है, एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है, तो ये सारे पेशेंट कौन से आते हैं? हाई रिस्क में आते हैं। अब अगर हम देखें तो हमने टारगेट ग्लूकोज कैसे, एलडीएल कैसे कंट्रोल करना है, हमने लो डोज, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई रिस्क पे रखना है, ठीक है। जो भी हाई रिस्क के पेशेंट है ना, जो भी हाई रिस्क के पेशेंट है उनमें आपने बहुत ही ऑप्टिमम एलडीएल लेवल रखना है, जो भी बहुत हाई रिस्क। कैसे? एलडीएल एक नॉर्मल पेशेंट जिसको कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है उसका कितना, हम 170 तक भी कहते हैं, ठीक है, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही 170 वाला पेशेंट अगर उसको पहले एमआई हुआ है, अभी एमआई हुआ है, या उसको कोई एंजाइनल प्रॉब्लम है, या उसको शुगर है, या उसका हाई रिस्क है, तो जो 170 था वो कम हो गया, कितना हो गया? 70। कितना हो गया? 70। और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी वाले कहते हैं कि नहीं, 70 भी नहीं रखना, उसमें भी हाई रिस्क है। कितना रखना है? 55।
एलडीएल का लेवल कितना रखना है 55। तो आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझे कि एक नॉर्मल पर्सन जिसके अंदर आपने कोलेस्ट्रॉल एलडीएल लेवल 170 तक रखना था, और अब हम कितना रख रहे हैं, अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन है या हाई रिस्क है तो 55 तक रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यूरोपियन सोसाइटी कार्डियो को क्लास 1 इंडिकेशन, क्लास 1 का मतलब क्या होता है, जैसे नमाज फर्ज है ऐसे क्लास 1 इंडिकेशन फर्ज है कि ये काम तो करना ही करना है। जो लोग गाइडलाइंस पढ़ते हैं उनको पता होता है क्लास 1 इंडिकेशन तो कंपलसरी है, ये चीज आपने फॉलो करनी ही करनी है। ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनके अंदर भी आपकी चीजें फॉलो रखने की जरूरत आती है, ठीक है। अब इस पे कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको आपने देखा कि इसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो उस पे पहली गाइडेंस क्या होती है कि आपने हाई डोज ऑफ स्टैटिन देनी है। क्या देनी है? हाई डोज ऑफ स्टैटिन। ये वो पेशेंट जो कि हम देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन, देखो दो चीजें अलग अलग है। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या, इसको समझ लो। प्राइमरी प्रिवेंशन वो लोग जो अभी तक अफेक्ट नहीं हुए हैं, जिनको अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ है, जिनको अभी तक कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई है, उनका सिर्फ हल्का सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है, या वो हाई रिस्क फीचर्स, दे आर द प्राइमरी प्रिवेंशन, कि इनको हमने उस कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में कौन लोग आते हैं, भाई इनको हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, इनको एमआई हो गया, या इनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, या हार्ट फेलियर में आ गए, दीज आर द पेशेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन, कि अब इनको हो गया। देखो दोनों चीजों में फर्क आ गया। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे गोल्स अलग थे, लेकिन सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, क्योंकि यार पेशेंट तो ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुका है ना, हमने उसकी हर चीज बिल्कुल ऑप्टिमम रखने की जरूरत है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पेशेंट को अगर आपने हाई डोज स्टैटिन दी, उस पे भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा, तो दूसरी मिरेकल ड्रग जो आई है वो कौन सी आई है गाइडलाइंस के अंदर, एजिटिमाइब, ठीक है। आपने स्टैटिन को एजिटिमाइब से कंबाइन करके देना है, और क्या देना है आपने, रोजेटीज देनी है, तो कैसी स्माइल आई, ठीक है। आपने क्या देनी है, स्टैटिन को कंबाइन करके एजिटिमाइब के साथ, ठीक है, रोजुवास्टैटिन को एजिटिमाइब से कंबाइन करके आपने, ताकि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। और ये किन पेशेंट में, जो कि हाई रिस्क है, जो भी मैंने कैटेगरी बताई, उन पे आपने लाइटली खाली स्टैटिन देके छोड़ दिया, क्या कोई बात नहीं, अब तुम्हारा एलडीएल 100 है तो क्या हुआ, नहीं, उसमें आपने बेसिक से 50% कम करना है और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग देनी है, ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल अप टू रेट रहे, ठीक है। देखो ना, एक पेशेंट है मेरा जो मुझसे इलाज करा रहा है, उसके बाद भी उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, तो इट्स कंप्लीटली फेलियर ऑफ माई ना, कि मैं उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं कंट्रोल कर सका, मैं उसकी शुगर कंट्रोल नहीं कर सका, तो फिर तो फेलियर है ना। आपसे नहीं मैनेज हो रहा तो आप रेफर करते हैं पेशेंट को। ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल दोनों चीजों पर इफेक्ट करेगी। ट्राइग्लिसराइड में ना, अगर प्राइमरी प्रिवेंशन में ठीक ट्राइग्लिसराइड लोग आते हैं, एलडीएल ठीक है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड देखो, ट्राइग्लिसराइड में 400 से अगर ऊपर जाती है ना, तो आई प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन, खामखा मेडिकेशन रेटिंग। ट्राइग्लिसराइड पे 400 तक मैं कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करता किसी को भी स्टैटिन, 400 से ऊपर जाता है तो मैं प्रिस्क्राइब करता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पेशेंट है उसको आपने स्टैटिन भी दे दी, एजिटिमाइब भी दे दी, फिर भी बीपी एलडीएल कंट्रोल नहीं कर रहा, तो उसकी ड्रग कौन सी आई है, PCSK9 इनहिबिटर, ठीक है। ये आपने तीसरी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग देनी, तो आपको पता हो कि आपने पहले दवाई कौन सी दी, स्टैटिन दी, फिर कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने कौन सी ऐड की, एजिटिमाइब कर दी, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपने PCSK9 इनहिबिटर दवाई के अंदर ऐड कर दी, ठीक है, ताकि कुछ भी हो जाए आपने एलडीएल को उसी कंट्रोल लेवल पे लेकर आना है। तो देखो, ये अगर आप एल्गोरिथम देखें तो टोटल कार्डियोवास्कुलर रिस्क एस्टिमेट हमने किया, ठीक है, इंडिकेशन फॉर ड्रग थेरेपी, अगर नहीं है तो आपने कहा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और अगर ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट गोल ले रहे हैं तो हाई पोटेंसी स्टैटिन देंगे। अगर हमारा गोल अचीव हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो तो हमने क्या ऐड की, एजिटिमाइब ऐड की। ये देखो, एलडीएल गोल अचीव स्टैटिन से नहीं हुआ तो हमने क्या ऐड की, एजिटिमाइब अचीव की। अगर उससे भी नहीं होता तो फिर क्या ऐड किया हमने, PCSK9 इनहिबिटर ऐड की। ये एल्गोरिथम आप सबको पता होना चाहिए कि स्टैटिन साथ नहीं होता एजिटिमाइब, एजिटिमाइब के साथ हो तो PCSK9 इनहिबिटर, ठीक है। ऑल पेशेंट विदाउट एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन, डेफिनेट और इंटॉलरेंस, इट इज रिकमेंडेड टू इनिशिएट हाई डोज ऑफ स्टैटिन एज अर्ली एज पॉसिबल। आपने हाई डोज ऑफ स्टैटिन ही लेनी है, दो डोज नहीं लेनी, ऐसे पेशेंट जो सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये फिर वही बात आ गई, PCSK9 इनहिबिटर आप ऐड करेंगे एचटी में, हाँ सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो व्हाट आर द करंट चैलेंजेस ना, कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन टारगेट जो है वो आपने अचीव करने हैं, मोनोथेरेपी से नहीं हो तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी से दे दें। हाइपरलिपिडीमिया के अगर साइंस आ रहे हैं विदाउट विद मेडिकेशन, विदाउट मेडिकेशन, तो आपने उसको कंट्रोल करना है, पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ना।
तो देखो जैसे ही आपने ये ट्रायल होता है अल्टीमेट ट्रायल कि आपने जैसे ही कॉम्बिनेशन और ड्रग इस्तेमाल करना शुरू की तो किस तरह रिस्क जो है रेशो हमारा कम होना शुरू हो गया, ठीक है। वेरी हाई रिस्क पेशेंट पे किस तरीके से बेनिफिट आना शुरू हो गया सिंगल डोज से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारा चेंज किया कि हाई इंटेंसिटी स्टैटिक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग थेरेपी इवन विद द हाई डोज ऑफ मोस्ट इफेक्टिव स्टैटिक इट डिफिकल्ट रिड्यूस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बियॉन्ड 50%। तो पहला टारगेट क्या है कि जितना भी एलडीएल है, फर्स्ट को किसी का 200 एलडीएल आया है तो इनिशियल ट्रीटमेंट से हमने क्या अचीव करना है, 50% अचीव करना है। हमने ये नहीं देखना कि उतना 50% इनिशियल ट्रीटमेंट से अचीव नहीं हुआ तो उसके बाद यू आर नॉट इन अ सक्सेसफुल वे, ठीक है। आपने उसका 50% से ज्यादा अचीव करना है इनिशियल में, नहीं होता तो यू विल ऐड द मेडिकेशंस, ठीक है। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल ट्रायल है, एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, इम्प्रूव इट ट्रायल, ठीक है। इम्प्रूव इट ट्रायल में जो है वो उन्होंने कहा कि एग्रेसिवली लिपिड लोअरिंग थेरेपी आपने इस्तेमाल करनी है और एज़िटिमाइब के ऊपर ये बहुत जबरदस्त ट्रायल था। इसके सबसे ज्यादा मोर्टिलिटी बेनिफिट है। देखो हम वो दवाई की बात करते हैं जिसका मोर्टिलिटी बेनिफिट का क्या मतलब है कि वो दवाई जो कि जान बचाने में हेल्प करती है, जिससे जान बचने की आपको प्रूव मिलती है कि ये दवाई हमारी जान बचाने में हेल्प करेगी। जिस तरह हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ता जा रहा है, मैंने वही कहा ना कि हमें सिर्फ आइज वर्क की तरह टिप नजर आ रही है, हिडन कितना फैक्टर है उसको हमें पता ही नहीं है। तो कोई भी आपको पेशेंट ऐसा मिले तो आपको लग रहा है बाय लुकिंग आपको लग रहा है ये ओवरवेट है, या वो अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाह रहा या वो नहीं कहना भाई कुछ नहीं तो स्टैटिन तो स्टार्ट कर दो, ठीक है, उससे ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो अपनी फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन से तो बच जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब टेस्ट ही कराना, नहीं हम तो कुछ नहीं कराना चाहता। मैंने अच्छा अभी गोली खानी है, नहीं खानी तो फिर हमें भी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आपका पेशेंट कल को कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा तो आपका नाम खराब होगा, ठीक है। What accounts for the low LDL goal attainment rate in real world, ठीक है। Are we strictly following the guidelines? अब बेस सवाल यही है ना कि क्या हम सही अपनी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम अपनी डाइट की हैबिट को ठीक रख रहे हैं, क्या हम हाई इंटेंसिटी स्टेटिन ले रहे हैं। आंसर आ रहा नहीं, क्योंकि जितना हमारा रेशो बढ़ता जा रहा है ना, हम टारगेटेड ऑडिटेड। अब आज से पहले हम कितने लोगों की ट्रीटमेंट में प्रिस्क्रिप्शन में एसिटिमाइब ऐड थी, नहीं थी ना, हमसे स्टैटिन लिख के भेज देते हैं। नहीं भी बढ़ा आ रहा है तो उनको 10 से 20 mg फिर 30 40 हाई डोज पे बहुत बढ़ाते जा रहे हैं, उससे फिर कॉम्प्लिकेशन का थी। आज मेरा सुबह का जो पहला पेशेंट था वो स्टैटिन की कॉम्प्लिकेशन के साथ था, क्योंकि इतनी हाई डोज की स्टैटिन ले रहा था। वो कह रहा था मेरे सारे ये कह रहे सारे मेरे ना जिस्म दुख रहा है, मेरे सारे दुख रहे हैं, एलएफटी के डिलेज हो गए। तो आपके इंटेलिजेंट वे में काम करना है। आप ये नहीं कि एक ही ड्रग को आप उसकी डोज बढ़ा, आपने कॉम्बिनेशन और ड्रग पे काम करना है। अब हम खाली सुफियान पे ज्यादा बर्डन डाल देंगे तो हमने सारा काम करना है, तो ये काम करेगा लेकिन इसके ऊपर क्वालिटी नहीं आएगी। हम क्वालिटी कहेंगे, हम नुमान को भी साथ में करेंगे, आप भी दोनों ने मिलकर काम करें तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्यों? तो दोनों के मैकेनिज्म एक्शन डिफरेंट है। स्टैटिन जो है वो आपके एचएमजी को रिटर्निक्स में काम कर रही है, एसिटिमाइब आपका कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन से रोक रही है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? कॉम्बिनेशन विद कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाज नेसेसरी टू अचीव द टारगेट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। एजीपी इज प्रोड्यूस्ड इनटू अ प्रोडक्ट रोजिटीज। अब हमारे जो आज की प्रेजेंटेशन जिन्होंने ओबीएस फार्मा ने स्पॉन्सर किया, उनके रोजिटीज के नाम से आती है, जिसके अंदर रोजुमास्टैटिन और एजिटिमाइब दोनों चीजें हैं कॉम्बिनेशन में। ये 5-10 के साथ भी आती है और 10/10 mg के साथ भी आती है। जितने भी आपको पेशेंट देखे जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, मैं फिर बता रहा हूँ, वो हाई रिस्क पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया की, इस्केमिक हार्ट डिजीज की, एसीएस की अर्ली एज में। क्यों कहते हैं मेरे वालिद को 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया था, वो समथिंग अलार्मिंग, उसके अंदर कोई ना कोई पैथोलॉजी चल रही है और उसको भी सिम्टम आ सकते हैं, तो उसको आपने लाइट नहीं लेना, उसको आपने कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन से स्टार्ट करना है ताकि उसको हम अर्ली से अर्ली रिजल्ट मिल सके, ठीक है ना। शॉर्ट कोर्स एग्जाम से पहले शॉर्ट कोर्स कराए जाते हैं ना, कहा भाई शॉर्ट कोर्स का फायदा क्या होता है कि आपको पूरा कोर्स जो है वो जल्दी से रिवाइज हो जाता है। तो ऐसा पेशेंट जो आपको लगे कि हाई रिस्क में पेशेंट है तो उसको आपने लाइट नहीं लेना, उसको आपने कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन नहीं, ताकि जल्द से जल्द उसका हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकें। तो एजिटिमाइब कैसे काम कर रही होती है, मैंने बताया एचएमजी कोई रिडक्टेज पे तो स्टैटिन काम करती है, और एजिटिमाइब जो हमारी वो गट से कोलेस्ट्रॉल को अब्सॉर्ब होने से रोकती है, ठीक है, ब्लड में आने से, और वो स्टूल में लॉन्च कर देती है। तो दोनों का मैकेनिज्म भी अलग है। एक तरफ से आप कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं दे रहे और दूसरी तरफ से आप कोलेस्ट्रॉल को खून में आने नहीं दे रहे, आप स्टूल में लॉन्च कर रहे, तो दो बेनिफिट मिलकर आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिल रहा होता है, ठीक है। एफडीए ने भी अप्रूव किया है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने भी इस चीज को अप्रूव किया है हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया के लिए। ईएससी रिकमेंडेशन उन्होंने कहा है कि 21 से 27% रिडक्शन इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल व्हेन एडेड टू ऑनगोइंग स्टैटिन थेरेपी। जब आपने एजिटिमाइब को जब आपने ऐड किया तो उसका फायदा क्या हुआ कि हमें 27, देखो 27 इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है, और ये भी वो लोग हैं जो आपने डाटा में थे, बहुत से लोग डाटा में हमारे मिस भी हो जाते हैं।
तो ऐसे पेशेंट इनको हमने दिया तो उसका हमें बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिला। दूसरा 50% ग्रेडेशन एलडीएल विद एजिटिमाइड एंड स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन स्टैटिन नेटिव पेशेंट। 8% रिडक्शन ट्राइग्लिसराइड, जो आपका सवाल था, देखो 8% ट्राइग्लिसराइड भी कम हुए और हमारे टोटल कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आई। ठीक है, एसीए और एडीए ने भी दोनों ने रिकमेंडेशन दी कि नहीं, अगर आपका पेशेंट है 70 से ज्यादा आ रहा है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में है, शुगर भी साथ में है, तो कितना रखना है, 70 रखना है। एसीए वाले कहते हैं 55 रखना है, हम कहते हैं 70 रखना है। ठीक है, क्लिनिकल एविडेंस क्या है, ये ट्रायल हुए में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने कॉम्बिनेशन में दिया, तो आपके सामने रिजल्ट कितने ज्यादा प्रूव हुए कि वो थोड़ा सा आपको स्टूल पे आपको फील होता है कि लूज स्टूल है शुरू में, इनिशियल स्टेज में, तो आपको आदत नहीं होती ना, बल्कि ये तो ज्यादा अच्छा स्टूल सॉफ्ट लेकर आती है ना, आपको कब्ज नहीं होता, सॉफ्ट स्टूल आपको आता है, ये तो और ज्यादा इसके लिए अच्छी प्रिवेंट। ऐसा नहीं है कि डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक और ट्रायल हुआ था डबल ब्लाइंड स्टडी, जिन्होंने 5-10 के साथ कंपेयर करके दिखा था, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए थे। तो 57% एंड 44% एज कम्पेयर टू अदर्स रिजल्ट आए कि जो है रोज़ोवास्टैटिन और एजिटिमाइब ने अच्छा रिजल्ट दिया। ठीक है, तो व्हाट आर द कंक्लूजन कि अगर हम रोज़ोवास्टैटिन और एजिटिमाइब को लिपिड प्रोफाइल के लिए यूज करेंगे तो हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया सिंगल डोज से ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू डबल डोज। तो वही बात है, अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन, जब भी आप, मैं बता रहा हूँ सेकेंडरी प्रिवेंशन, वो पेशेंट जो कि पहले एसीएस हो चुका है, स्ट्रोक हो चुका है, उनका अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा अप टू डेट रखना है। अगर आपने एक पेशेंट स्ट्रोक का है, उसको आपने 100+ पे छोड़ दिया स्टैटिन के ऊपर, वो कंटिन्यूस कर रहा और उसे रिकरेंट स्ट्रोक हो गया और आप यूएसए में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका लाइसेंस शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्या आपने उसका कोलेस्ट्रॉल क्यों करेक्ट नहीं किया, आपने ड्यूरेशन में टाइम पीरियड क्यों करेक्ट नहीं किया ना, आपने उसको छोड़ दिया, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। जो हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की ना, वो क्या एक बात थी कि क्या हम गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं कर रहे, गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर तो हमें रिजल्ट भी उतने नहीं मिल रहे, रिजल्ट नहीं मिले तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, ठीक है, ये भी वही बात है इस स्टडी की कि कितने ज्यादा कंपैरिजन में जो है ना हमारे रिजल्ट में कमी आ रही है। तो रोज़ोवास्टैटिन और एजिटिमाइब केमोथेरेपी हैज बेटर एफिकेसी एंड टारगेट अचीवमेंट रेट देन रोज़ोवास्टैटिन मोनोथेरेपी इन पेशेंट विद हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। मैं फिर बता रहा हूँ, हाई कार्डियो रिस्क, ऐसे पेशेंट जो नॉर्मल आपके पास है, अब ये नहीं कहा उनको भी कॉम्बिनेशन और स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। जो हाई रिस्क में पेशेंट जा रहे हैं, आपने उनके साथ ही डील करनी है, या जो पेशेंट सिंगल ड्रग के बाद भी बेहतर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये भी की स्टडी थी, जिससे सबसे अच्छी स्टडी क्या है, जो हमारे प्लेग, जो कोरोनरी आर्टरीज में प्लेग जमना स्टार्ट हो जाता है, ये उसको भी कम करता है। कॉम्बिनेशन और दें तो वो भी प्लेग को भी उसका साइज रिड्यूस करता है। नॉर्मली आप देखें ना, जो हमारे 3BD के पेशेंट होते हैं, जो मेडिकल मैनेजमेंट में होते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने कॉम्बिनेशन में दिया, उन्होंने बाईपास नहीं भी कराया, लेकिन उनके सिम्टम्स इंप्रूव हो गए। देखो, एक पेशेंट आपके पास सबसे पहले, उसको पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एलडीएल कम हुआ है ज्यादा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पेशेंट को नहीं फर्क पड़ता आपका शुगर ज्यादा है कम नहीं। वो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब सांस फूलती थी ना, राड़े यार, मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छी दवाई दी। उसके आपने सिम्टम्स इंप्रूव करने हैं। हमेशा जो भी आप पेशेंट देखें, उसके आप सिम्टम्स देखेंगे वो किस तकलीफ से है, आपने सिर्फ वो इंप्रूव करना है, आपने उसकी लैब इंप्रूव नहीं करनी, आपने लैब इंप्रूव करनी, सिम्टम्स वहीं के वहीं हैं। जो मैंने पहले बात की थी, ये मुन्ना सर दर्द के साथ आ रहा है, तो उसको जो है ना ब्लड प्रेशर की दवाई दे रहे हैं, उसकी नजर कमजोर है, दोनों से डिफरेंस होती है। ठीक है, तो रोजेटीज पे हमने आज बात की थी, रोज़ोवास्टैटिन, एजिटिमाइब और ओएस भाई को याद रखना है हमने, ये उनकी प्रोडक्ट है सारी की सारी, अच्छे से देख लो, याद कर लो, क्या नाम है, रोजेटीज। सही है भाई, बहुत शुक्रिया सर।